एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही स्थापित हुआ था। अर्थात आज जो हम जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका अस्तित्व मेंडल के प्रयोगों के बाद हुआ। अर्थात मेंडल से पहले जेनेटिक्स नाम का कोई चैप्टर बायोलॉजी में नहीं था। और मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वह दो प्रमुख एक्सपेरिमेंट है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस। पिछले क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझे थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ गए है ना? कुछ नहीं था, बौना लंबा के बीच क्रॉस हुआ था। पहला पीढ़ी में सारा क्या था? लंबा था। उसके बाद पहला पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी में गए तो लंबा बौना दोनों था, और दूसरा से तीसरा पीढ़ी में गए तो लंबा से लंबा अब बौना से बौना। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल को जो परिणाम प्राप्त हुए उसके आधार पर उन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। और मेंडल के वो जो 3 नियम थे वह 3 नियम आनुवंशिकता के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी कहलाते हैं, या मेंडल के आनुवंशिकता का नियम यानी मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। 3 नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर कौन था? तो इकाई लक्षणों की वंशागति, ठीक है, दूसरा था प्रभाविता का नियम, और तीसरा था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आइए मेंडल का जो दूसरे एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है सब कुछ, डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस होता है तो उसे हम क्या बोले थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या थे? एक जोड़ी विपरीत लक्षण, लंबा और बौना। अब इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस है तो पहले यही समझना कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो इसका सामान्य सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि जब एक जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस हुआ तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो दो जोड़ी लक्षणों के बीच जब क्रॉस होगा तो उसे क्या कहेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के तहत मटर के 2 जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस किया। कितने जोड़े? 2 जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस किया। अब 2 जोड़े विपरीत लक्षण में कौन था? तो एक ऐसे मटर के पौधे मेंडल ने लिए जिनके बीज पीले रंग के थे, पीला थे और क्या थे? गोलाकार थे। पीला थे और गोलाकार थे। मेंडल ने एक ऐसे मटर का पौधे लिए जो पीले थे और क्या थे? गोलाकार थे। और एक दूसरे मटर के पौधे लिए जो हरा थे और क्या थे? झुर्रीदार थे। हरा थे और क्या थे? झुर्रीदार थे। झुर्रीदार समझ लेना, गोल का मतलब एकदम गोल, ये हुआ गोलाकार, और झुर्रीदार का मतलब हुआ एकदम इस तरह का झुर्रीदार। तो गोल और झुर्रीदार में कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा है? तो यहां पर 2 जोड़ी विपरीत लक्षण है, पीला, हरा, गोलाकार और झुर्रीदार। तो मेंडल के द्वारा पीला गोलाकार मटर के, पीला और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे और हरा और झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के बीच जो क्रॉस किया गया, क्रॉस का मतलब आप समझ रहे ना, आपस में प्रजनन किया गया, उसी का नाम क्या पड़ा? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है समझ गए ना? जब लंबा और बौने मटर के पौधों के बीच क्रॉस हुआ था तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते थे, और जब पीले गोलाकार एवं हरा झुर्रीदार मटर के पौधों के बीच क्रॉस हुआ तब उसे क्या कहेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में उसे क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए? तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो पीला और गोलाकार लिए हैं, हरा और झुर्रीदार लिए हैं, ये इसको हम जनक पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी, अंग्रेजी में पैटर्नल जनरेशन। और इसको किसमें सूचित किया जाए? तो पीला गोलाकार और हरा झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों के बीच जब क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी को क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। पहली पीढ़ी में इन दोनों के बीच क्रॉस होने पर पहली पीढ़ी में जितने भी मटर के पौधे मेंडल को प्राप्त हुए उन सभी के बीज पीले और गोलाकार हुए। उन सभी के बीज क्या हुए? पीले और गोलाकार हुए। अर्थात उन्हें पहली पीढ़ी में ऐसा एक भी मटर का पौधा नहीं मिला जो हरा और झुर्रीदार हो। इससे यह पता चलता है कि जब भी पीला और गोलाकार और हरा और झुर्रीदार के बीच क्रॉस होगा तो प्रभावी कौन होगा? पीला। ऐसा ही मोनोहाइब्रिड में हुआ था, यानी जो घटना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था वही घटना डायहाइब्रिड में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंतर यही है कि यहाँ 2 लक्षण है तो 2 लक्षण प्रभावी हुआ है, वहां 1 लक्षण था तो 1 लक्षण प्रभावी हुआ था। तो ये जो कहिएगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस का परिणाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी लंबे और बौने के बीच क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, सारे के सारे लंबे थे। और यहाँ भी जब पीला और गोलाकार और हरा और झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस हुआ यानी आपस में प्रजनन हुआ तो पहली पीढ़ी में जितने भी मेंडल को मटर के पौधे प्राप्त हुए सारे के बीज पीला और गोलाकार थे, एक भी उन्हें हरा और झुर्रीदार नहीं मिला। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रभावी लक्षण कौन था? तो लंबा। और वही क्वेश्चन ये पूछे कि डायहाइब्रिड क्रॉस का प्रभावी लक्षण क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रभावी लक्षण क्या था? लंबा था। और डायहाइब्रिड क्रॉस का प्रभावी लक्षण क्या था? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब मेंडल क्या करेगा? दूसरी पीढ़ी में जाएगा, आपको पता ही है। अब दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे? तो आप मोनोहाइब्रिड समझ गए। दूसरी पीढ़ी में, अब दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे? तो पहली पीढ़ी में जो मटर के पौधे प्राप्त हुए पीला और गोलाकार, उनके बीच आपस में क्या होगा? क्रॉस होगा। अर्थात F1 पीढ़ी के मटर के पौधों के बीच जब क्रॉस हुआ, F1 पीढ़ी के मटर के पौधों के बीच क्रॉस हुआ, अर्थात F1 पीढ़ी में जो पीला और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए उनके बीच जब आपस में क्रॉस हुआ तो दूसरी पीढ़ी में मेंडल को पीला और गोलाकार भी प्राप्त हुए। उसके बाद हरा और गोलाकार भी प्राप्त हुए। उसके बाद मेंडल को दूसरी पीढ़ी में ठीक है, दूसरी पीढ़ी में पीला और झुर्रीदार भी प्राप्त हुए, पीला और झुर्रीदार भी प्राप्त हुए, और फिर हरा और झुर्रीदार भी प्राप्त हुए। यानी कि पहली पीढ़ी में प्राप्त पीले और गोलाकार मटर के पौधे के बीच जब आपस में क्रॉस हुआ तो दूसरी पीढ़ी में मेंडल को कितने प्रकार के मटर के पौधे प्राप्त हुए? 4 प्रकार के प्राप्त हुए। 4 प्रकार के, एक ऐसे मटर के पौधे जिनके बीज पीला और गोलाकार थे, एक ऐसे मटर के पौधे जिनके हरा और गोलाकार थे, एक ऐसे मटर के पौधे जिसका पीला और झुर्रीदार था, और एक ऐसे मटर के पौधे जिसका हरा और झुर्रीदार। तो दूसरी पीढ़ी में 4 प्रकार के मटर के पौधे प्राप्त हुए और इन 4 प्रकार के मटर के पौधों का अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। अर्थात 9 पौधे पीला गोलाकार के, 3 हरा गोलाकार के, 3 पीला झुर्रीदार के और 1 हरा झुर्रीदार। क्लियर हो गया? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? डायहाइब्रिड क्रॉस को समझे? एक बार पुनः समझिए। डायहाइब्रिड क्रॉस के तहत मेंडल ने पीले गोलाकार तथा हरा झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के बीच क्रॉस हुआ। डायहाइब्रिड क्रॉस के तहत मेंडल को पहली पीढ़ी में जितने भी मटर के पौधे प्राप्त हुए सारे के बीज पीला और गोलाकार थे, एक भी हरा और झुर्रीदार पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई पड़ा। अर्थात पीला और गोलाकार वाला जो था वो प्रभावी हो गया।
जब पहली पीढ़ी में पीला और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए और उनके बीच जब क्रॉस हुआ तो दूसरी पीढ़ी में मेंडल को 4 प्रकार के मटर के पौधे प्राप्त हुए और वो 4 प्रकार के मटर के पौधे में एक पीला गोलाकार बीज वाले थे, हरा गोलाकार वाले थे, पीला झुरीदार वाले थे, हरा, और जिनका अनुपात कितना था 9:3:3:1। चूंकि ये लक्षण बाहर से दिखाई दे रहे हैं और बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, फेनोटाइप कहते हैं। तो जिस तरह मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 3:1 था, लंबा और बोना का अनुपात 3:1 था, उसी तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 9:3:3:1। कोई दिक्कत दोस्तों, यहां तक समझ गए डाई हाइब्रिड क्रॉस को। अब आइए डाई हाइब्रिड क्रॉस का प्रदर्शन कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे दिखाएंगे या मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को गणितीय रूप में कैसे दिखाया था दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहला उन्होंने पीला और गोलाकार मटर का पौधा लिया, मतलब पीला और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे, और एक लिया दोस्तों क्या, हरा झुरीदार। अब आप ये बताइए, ठीक है, इकाई लक्षणों की वंशागति वाला रूल पढ़े थे ना, उसके अनुसार किसी भी एक लक्षण के लिए जीन के कितने जोड़ी जिम्मेदार होते हैं, एक जोड़ी ना, दो जोड़ी के लिए 4 जीन हो जाएगा। किसी एक लक्षण के लिए कितना जीन, 2 जीन, यानी एक जोड़ी जीन। जैसे लंबा के लिए टी, छोटा के लिए छोटा टी है ना, तो यहां पर कितने लक्षण है, दो लक्षण है, तो कितने जीन जिम्मेदार होंगे, 4। तो इसके लिए मेंडल ने पीला के लिए बड़ा हुआ और गोलाकार के लिए क्या लिया, आर और आर, यानी पीला और गोलाकार का जेनोटाइप मेंडल ने क्या लिया, YYRR। इसको कहते हैं जेनोटाइप स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, और ये जेनोटाइप स्ट्रक्चर मेंडल ने खुद ही यूज किया था। यानी कि पीला लक्षण के लिए निश्चित रूप से एक जोड़ा जीन जिम्मेदार होगा, जिसको मेंडल ने YY इंडिकेट किया। ठीक उसी तरह गोलाकार लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन जिम्मेदार होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसके लिए मेंडल ने क्या लिया, RR। उसके बाद हरा और झुरीदार के लिए छोटा y और छोटा r छोटा। तो पीला गोलाकार और हरा झुरीदार, पीला गोलाकार और हरा झुरीदार का जेनोटाइप स्ट्रक्चर कैसे निर्धारित किया मेंडल, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बीच क्या होगा दोस्तों, क्रॉस होगा। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब क्रॉस होगा तो क्रॉस में जोड़े वाले जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी YY जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा, फिर इसका YY एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग अलग, फिर RR आपस में क्या हो जाएगा, अलग अलग, और RR आपस में क्या हो जाएगा, अलग अलग। इस तरह से ये पहली पीढ़ी का जेनोटाइप रेशियो YYRR, यानी कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, और ये सारे जेनोटाइप किस प्रकार के पौधे, पीला और गोलाकार के लिए है, पीला और गोलाकार के लिए है। और ये आपका कौन पीढ़ी हो गया, F1 पीढ़ी। ये आपका क्या हो गया, F1 पीढ़ी। अब यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन है, पीला हरा में प्रभावी कौन है, और हरा गोलाकार झुरीदार में प्रभावी कौन है। तो यहां देखिए Y पीला के लिए बड़ा जीन है और छोटा Y हरा वाला जीन है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं, फिर भी लक्षण क्या दिखाई देता है, मतलब बड़ा Y छोटा Y पर प्रभावी है, मतलब पीला हरा पर प्रभावी है। ठीक उसी तरह बड़ा R छोटा R पर क्या है, प्रभावी है, मतलब गोलाकार झुरीदार पर प्रभावी। तो F1 पीढ़ी में जो पीला गोलाकार बीज प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में मेंडल को जो पीला और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए, उसका जेनोटाइप मेंडल ने क्या दिया, ये आप समझ गए कि नहीं। अब हम कौन पीढ़ी में जाएंगे, F2 पीढ़ी में जाएंगे दोस्तों। तो F2 पीढ़ी में हम क्या करेंगे कि यही पौधे के आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यही पौधे को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो आपको YYRR और ये क्या आ रहा जी, कीड़ा आ रहा है, ऑल आउट कहीं लगा देता है कीड़ा, तो हमको कौन आ रहा है। चलिए दोस्तों, आप ये बताइए कि इसको हम गेमिट में चेंज करेंगे, क्या गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, अच्छा पारिए जेनेटिक्स से हवा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अरे फिर हल्ला करिएगा, हल्ला करिएगा, मेरा दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि हम कुछ जानते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो हल्ला मत करिए, आवाज मत निकालिए, समझिए, ठीक है ना। तो YYRR को अगर गेमिट में तोड़ेंगे तो 4 गेमिट बनेगा, कितना 4 गेमिट बनेगा, कितना गेमिट बनेगा, 4 गेमिट। क्यों, तो जब एक लक्षण था कितना गेमिट बना था, दो, कितना लक्षण है, 2 लक्षण, कितना गेमिट बनेगा, 4 बनेगा, 4 गेमिट बनेगा। यहाँ पर दोस्तों एक गेमिट बनेगा YR, दूसरा गेमिट बनेगा YR, तीसरा गेमिट बनेगा YR, और चौथा गेमिट बनेगा YR। ठीक इसी तरह इसका भी कितना गेमिट बनेगा, 4 गेमिट बनेगा YR, ठीक है, YR, ठीक है, उसके बाद YR और YR, 4 गेमिट हो गया। इससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस का गणितीय रूप आप समझे थे कि नहीं। तो यहाँ पर 4 गेमिट इसलिए बना क्योंकि यहाँ लक्षण कितना है, 2 लक्षण है, पीला गोलाकार हरा झुरीदार, यानी 2 जोड़ी विपरीत लक्षण है। तो जब एक जोड़ी लक्षण था तो गेमिट 2 बन रहे थे, तो एक 2 लक्षण है तो गेमिट कितना बनेगा, और 4 गेमिट बनकर तैयार है। और किसी भी तरह का गेमिट बन सकता है, नहीं बन सकता। अब इनके बीच क्या होगा, क्रॉस होगा, इनके बीच क्या होगा, क्रॉस होगा, YR और YR। चलिए जी क्रॉस करवा दीजिए, क्रॉस करवाने आ गया कि नहीं, प्रभावी कौन है पता है ना, पीला, क्रॉस होगा YR और YR क्रॉस। चलिए जी YYRR। कोई कह सकते ये पौधा कैसा होगा, YY किसके लिए, और गोलाकार। चलिए क्रॉस करिए, क्या होगा YYRR। तो ये तो पीला हुआ ना। अब बड़ा R छोटा R पर प्रभावी है कि नहीं है, बड़ा R प्रभावी है, तो बड़ा R किसके लिए है, तो ये क्या हुआ, गोल हुआ। चलिए क्रॉस करिए, YYRR। अब देखिए बड़ा Y छोटा Y पर प्रभावी है, तो बड़ा Y प्रभावी है तो क्या होगा, और RR का मतलब गोल। चलिए YYRR, कहिए क्या होगा, ये जेनोटाइप कैसा पौधा देगा, पीला देगा, क्योंकि बड़ा Y छोटा Y पर, और बड़ा ये भी क्या होगा, गोल। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न करिए, YYR, कहिए क्या होगा,
पीला गोलाकार, यानी जेनोटाइप आप समझ रहे हैं आप। चलिए क्रॉस करिए, वाई वाई आर, कहिए कैसा होगा? पीला, ये छोटा आर किसके लिए? जोड़ीदार के लिए हुआ। आर आर जोड़ीदार के लिए ना, तो ये पीला तो होगा लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्रॉस, वाई वाई आर आर, क्या होगा? पीला गोलाकार। अगला वाई वाई आर, ये क्या होगा? पीला जोड़ीदार, वेरी गुड, पीला जोड़ीदार। चलिए अगला वाई 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 आर, क्या होगा? पीला और गोलाकार। अगला वाई वाई आर, ये भी क्या होगा? पीला गोलाकार। अगला वाई वाई आर आर, नहीं ये हरा हो जाएगा, वो छोटा वाई मतलब क्या, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। क्लियर? अगला वाई 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 वाई, बड़ा आर छोटा आर, ये तो हरा होगा, हरा सच्चा होगा, गोल होगा क्योंकि बड़ा आर क्या है? प्रभावी है। अगला वाई वाई आर आर, ये क्या होगा? पीला गोलाकार। अगला वाई वाई आर आर, ये क्या होगा? पीला और जोड़ीदार। वाई वाई आर आर, ये तो हरा होगा और क्या होगा? गोलाकार होगा, बड़ा प्रभावी होगा ना। अगला वाई 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 वाई, ये क्या होगा? हरा और, चलिए पीला गोलाकार को करिए तो नोट होगा, नोट हो। पीला गोलाकार देखिए 9 है, 10 है, पीला गोलाकार नोट ऊपर गया। अब पीला जोड़ीदार 3 तो है, पीला जोड़ीदार 3 तो है, करिए पीला जोड़ीदार 3 हो गया। उसके बाद हरा गोलाकार 3 है, हरा गोलाकार 3 है 3, हरा जोड़ीदार कितना है मात? तो इस तरह पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, पीला जोड़ीदार और हरा जोड़ीदार का अनुपात 9:3:3:1 निकला। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, मेंडल ने पीला और गोलाकार के लिए कौन सा जीनोटाइप निर्धारित किया? बड़ा वाई बड़ा आर, और हरा जोड़ीदार के लिए छोटा वाई छोटा आर। इनके बीच क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी में सारे बीच पीला और, लेकिन ये हाइब्रिड पीला और गोलाकार है और इसका जीनोटाइप हो जाएगा बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर। तो पहली पीढ़ी का जीनोटाइप देख लिया। अब पहली पीढ़ी में जो ये पौधा प्राप्त हुआ, इनके बीच क्रॉस होगा तो गैमेट 4 बनेंगे और 4 के बीच आपस में क्रॉस करके पीला गोलाकार, पीला जोड़ीदार, हरा गोलाकार, हरा जोड़ीदार मटर के पौधे तैयार होंगे और इसका अनुपात 9:3:3:1 निकलेगा। तो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को तो आप समझ ही गए कि पीला गोलाकार और हरा जोड़ीदार के बीच क्रॉस होगा तो पहली पीढ़ी में केवल और केवल पीला गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे मिलेंगे। जब पहली पीढ़ी के पीला और गोलाकार मटर के पौधों के बीच क्रॉस होगा तो दूसरी पीढ़ी में 4 प्रकार के मटर के पौधे प्राप्त होंगे और 4 प्रकार के मटर के पौधे में पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, पीला जोड़ीदार और हरा जोड़ीदार मटर के पौधे प्राप्त होंगे, जिसका अनुपात 9:3:3:1 होगा, 9:3:3:1 होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत क्या? हाँ लिख लीजिए वहां पे। बातचीत में जी से गणितीय रूप को लिखिए, क्या करते हैं? लिखे अभी ने लिखने में 10 मिनट लगाइएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। समझ गए तो तेजी तेजी लिखिए। हो गया ना? जिसका हो गया कॉपी चेक करेंगे तुरंत हो गया है? हो गया क्लियर? क्रॉस करवाना सीखे? ऊपर में कहां कुछ है? अब वो क्रॉस कैसे होगा? ये क्रॉस वहां पे बगल में होगा। अच्छा बायो कब तक खत्म होगा? बायो खत्म है जेनेटिक्स से पर कि बाकी चीज तो हम फालतू को पढ़ाते हैं टॉप कराने के लिए। क्या बायोलॉजी खत्म है? सही में 13 नंबर पर बायोलॉजी खत्म। अब इन्वायरमेंट चालू होगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, कल बैच खरीदे तो रखा कुंदन कुमार बैच खरीदे हैं, जेनेटिक्स से पढ़ने लगे हैं। अब सेल से पहला क्लास से पढ़िए, थोड़ा जेनेटिक्स में है दिमाग खपाने वाला। हाँ जी सब 18 चैप्टर पढ़ाएंगे। विद्यार्थी सबको पूरा कॉन्सेप्ट भी चाहिए, फिर क्वेश्चन भी करवाइए, तब लेट लगेगा। क्या लेट भी लग रहा है? मतलब बायोलॉजी करने लगता है, जॉइनिंग लेटर फंसा हुआ है ना। बायोलॉजी खत्म करेंगे, जॉइनिंग लेटर आएगा। डीप से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा तो समय तो देना पड़ेगा। इसके बाद जो जरूरी है वो स्टार्ट करेंगे। क्या ऐसा थोड़ा कोई चीज नहीं पढ़िएगा रिजल्ट हो जाएगा? सब कुछ जो सिलेबस है उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस का चीज पढ़ाएंगे,
थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करवाने लगेंगे इसके बाद, कोई ना कोई चीज पढ़ाएंगे, टेंशन का ले रहा, आपको पढ़ना, रिजल्ट लेना है। कहिए दोस्तों वर्दी नीचे को उतारते रहिएगा, क्लियर है। अब आगे कर देते हैं, ठीक है, आराम से देखिए, पीला और गोला और हरा और झुरीदार, कौन पीढ़ी? पी पीढ़ी। कौन पीढ़ी? आपस में क्रॉस के बाद कौन पीढ़ी? तो होगा वाई वाई। क्लियर हुआ ना? अब आएंगे कमी पीढ़ी पर, तो इनके बीच क्रॉस होगा और गैमीट बनेंगे टोटल कितना? 4 गैमीट बनेंगे टोटल कितने? 4। देखिए कैसे बना 4। F2 पीढ़ी में आपस में ये गैमीट क्रॉस करेंगे, तो लिख दीजिए YR 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 और YR, और इस तरह से फिर एक और गैमीट तैयार कर लीजिए YR क्रॉस करवाने के लिए, YR YR और YR। अब सीधे है, इसको क्या करना है? क्रॉस करना है और क्रॉस करवा लीजिएगा ना, बस हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? चलिए समझ गए ना? तो एक बार आइए फिर से प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखिए ना, सिंपल सा है, 4 गैमीट बनेगा इसमें, ठीक है ना? हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पूछ सकता है, कौन? मुश्किल है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस यहां तक समझ गए? ध्यान दीजिए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस होता है तो उसका नाम है डायहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया? तो डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने पीले और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे एवं हरा और झुरीदार वाले मटर के पौधे के बीच क्रॉस करवाया। पीला, गोलाकार, हरा, झुरीदार के बीच क्रॉस होने पर मेंडल को पहली पीढ़ी में केवल और केवल एक ही प्रकार के मटर के पौधे प्राप्त हुए, जिनके बीज पीला और गोलाकार। उसके बाद मेंडल ने पहली पीढ़ी से जो पीला और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त हुए, उनके बीच जो क्रॉस हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में कितने प्रकार के पौधे? 4 प्रकार के पौधे, जिनका अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 था। क्लियर? बस इतना ही डायहाइब्रिड क्रॉस है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस का दो चीज समझना होगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो कितना है और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइप रेशियो कितना है। ठीक है, फेनोटाइप रेशियो कितना है और जेनोटाइप रेशियो कितना है। एक बार पुनः समझिए, फेनोटाइप समझ रहे हैं ना? किसी सजीवों में ऐसी लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे लंबा, बौना, हरा, झुरीदार, पीला, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको हम बाहर से आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, जैसे हीमोफिलिया एक आनुवंशिक लक्षण है, लेकिन क्या वो बाहर से आदमी को देखकर पता चलेगा कि हीमोफिलिया है? तो वो हीमोफिलिया होना, कलर ब्लाइंडनेस हो जाना, वो फेनोटाइप नहीं कहलाएगा। तो ऐसे लक्षण जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। और डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 निकला, यानी 9 मटर के पौधे पीला और गोलाकार, 3 मटर के पौधे पीला और झुरीदार, 3 मटर के पौधे हरा और गोलाकार और 1 मटर के पौधे हरा और झुरीदार। क्लियर होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कभी कभी हो जाएगा कि पीला गोलाकार, पीला झुरीदार, हरा गोलाकार, हरा झुरीदार, या हो जाता है कभी कभी पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, तो हरा गोलाकार भी 3 और पीला झुरीदार भी 3, तो हरा गोलाकार पीला झुरीदार इधर उधर हो जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 है। फेनोटाइप रेशियो या फेनोटाइप लक्षण वे लक्षण है जो बाहर से स्पष्ट नजर आते हैं। मटर का बीज हरा और गोलाकार है, वे बाहर से स्पष्ट नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? हरा झुरीदार है तो बाहर से स्पष्ट नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसीलिए इसे फेनोटाइप कहते हैं। उसके बाद जीनोटाइप रेशियो, किसी भी सजीव के जीन के संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ये जो हम लिख रहे हैं दोस्तों, ये जो हम लिखे हैं, ठीक है, पीला और गोलाकार को YYRR, यही है जीनोटाइप। यानी पीला गोलाकार का जीनोटाइप YYRR भी हो सकता है, पीला गोलाकार का जीनोटाइप बड़ा Y बड़ा R छोटा r भी हो सकता है। तो ये जो दिखा रहे हैं, ये हम जीनोटाइप को दिखा रहे हैं। और इस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशियो है, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो है 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी 122 412 121। ये जीनोटाइप, यानी कि कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त हुआ है। कितने प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त हुआ है? 9 प्रकार का। अब जो ये जो क्रॉस कराए हैं, क्रॉस कराए जैसे बड़ा Y बड़ा R बड़ा R, एक टाइप हुआ, ये दूसरा टाइप हो गया। तो कुल यहां पर जो आपको जीनोटाइप दिखेंगे, कितने दिखेंगे? 9 टाइप का जीनोटाइप है। और 9 टाइप के जीनोटाइप का अनुपात, 9 टाइप के जीनोटाइप का अनुपात 122 412 121। क्लियर हो गया? तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो कितना निकला? अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 3 अनुपात 1 था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 3 अनुपात 1 था, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 9 अनुपात 3 अनुपात 1 है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 था, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 था, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो शॉर्ट में याद रखिएगा 122 412 121, 122 412 122 412 100 याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर हो गया? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना? अब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस समझ गए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, इकाई लक्षणों की वंशागति, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। उसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर भी मेंडल ने एक आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादित किया है। मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कितने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया है? 1, जबकि मोनोहाइब्रिड पर कितना था? 3, लेकिन डायहाइब्रिड पर कितना है? अब डायहाइब्रिड के आधार पर जो एक आनुवंशिकता का नियम है, उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस तरह से मेंडल के टोटल आनुवंशिकता के 4 नियम हुए, जिनमें 3 नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है और 1 नियम डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, इसको आप समझिए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, इसको आप समझिए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण से भी मिल सकते हैं और अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण से भी मिल सकते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यह कहता है कि जरूरी नहीं है कि प्रभावी लक्षण प्रभावी से ही मिले या फिर अप्रभावी लक्षण अप्रभावी से ही मिले। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यह कहता है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी के साथ भी मिल सकते हैं और अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण के साथ भी मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर डायहाइब्रिड क्रॉस में प्रभावी लक्षण क्या था? पीला और गोलाकार, पीला और, जबकि अप्रभावी लक्षण कौन था? हरा और झुरीदार, हरा और झुरीदार था। तो दूसरी पीढ़ी में आप आए तो पीला और झुरीदार बीज मिले थे कि नहीं? पीला प्रभावी है, झुरीदार, लेकिन आपस में दोनों मिलकर पीला और झुरीदार वाले बीज पैदा किए कि नहीं किए? इसका मतलब है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी से भी मिल सकता है।
इसके विपरीत हरा क्या था? अप्रभावी। गोलाकार क्या था? और हरा और गोलाकार मटर के पौधे, हरा और गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे भी प्राप्त हुए कि ना दूसरी पीढ़ी में? हुए कि ना? यानी कि पीला और झुर्रीदार मिल गया मतलब प्रभावी और प्रभावी मिल गया, हरा और गोलाकार लक्षण आपस में मिल गए मतलब अप्रभावी प्रभावी आपस में मिल गए। तो स्वतंत्र अभिवन का नियम से यही स्पष्ट होता है कि जो लक्षण प्रभावी है वो प्रभावी लक्षण के साथ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या जो लक्षण अप्रभावी है वो अप्रभावी के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभावी अप्रभावी के साथ भी मिल सकते हैं, जैसे पीला झुर्रीदार से मिल गया, और अप्रभावी प्रभावी से भी मिल सकते हैं, जैसे हरा गोलाकार के साथ मिल गया। इसे ही कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। इस तरह से स्वतंत्र अभिवन का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी लक्षण किसी से भी मेल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक खास प्रकार के लक्षण एक खास प्रकार के साथ ही रहे, कोई भी लक्षण किसी से लक्षण किसी अन्य लक्षणों के साथ भी जाकर ज्वाइंट हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मेंडल के आनुवंशिकता के कितने नियम हुए? 4 नियम हुए, जिनमें 3 नियम मोनोहाइब्रिड पर है और 1 नियम डायहाइब्रिड पर। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? समझ गए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या है? इस चारों रेशियो को आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि मेंडल के आनुवंशिकता के जो ये 4 नियम है, इकाई लक्षणों की वंशागति, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, ये निश्चित तौर पर मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया। लेकिन उनका यह नियम सिर्फ मटर के पौधे पर ही नहीं बल्कि सभी पौधे और सभी जंतुओं पर भी लागू होता है। सभी पौधे और सभी जंतुओं पर भी लागू होता है मेंडल का नियम। लेकिन कहीं कहीं पर मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। तो अब हम समझेंगे कि मेंडल का नियम कहां कहां लागू नहीं होता है, और मेंडल का नियम जहां जहां लागू नहीं होता है उसे मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है। मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि मेंडल के नियम का क्या अपवाद है। पहला है इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि यह अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो एक लाइन में आप इतना बता ही सकते हैं कि यह अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम का अपवाद है। और मेंडल के 4 नियम है, यह किस नियम का अपवाद है? तो निश्चित तौर पर मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसका यह अपवाद है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अपवाद है। मेंडल के 4 आनुवंशिकता के नियम है, उनमें यह किनका अपवाद है? तो मेंडल के प्रभाविता के नियम का यह अपवाद है। अब इसको समझने से पहले आपको प्रभाविता के नियम समझ लेना बहुत जरूरी है, और वो आप समझ चुके हैं। प्रभाविता का नियम आप समझ चुके हैं ना कि जब भी 2 लक्षणों के बीच क्रॉस होगा, पहली पीढ़ी में केवल कितने लक्षण दिखाई देंगे? 1 लक्षण दिखाई देंगे, मतलब एक लक्षण प्रभावी होगा, दूसरा लक्षण दब जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता नहीं है। उसका एक उदाहरण क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता कौन है? तो गुल अब्बास, गुल अब्बास या फिर गुलमोहर का पौधा। गुल अब्बास या गुलमोहर का पौधा, ये फूल का पौधा है। किसका पौधा है? जिसका वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा है। तो अपूर्ण प्रभाविता सब नहीं दिखाता है, वैसे भी अपवाद है, अपवाद तो कोई एक ही होगा। तो अपूर्ण प्रभाविता का प्रदर्शन हर जगह नहीं होता है, एक खास जगह पर होता है। और यहाँ जो अपूर्ण प्रभाविता है उसको कौन दर्शा रहा है? गुल अब्बास या गुलमोहर का पौधा। अपूर्ण प्रभाविता को कौन दर्शा रहा है? गुल अब्बास या गुलमोहर का पौधा। क्लियर हो गया? अब अपूर्ण प्रभाविता में होता क्या है? जब हम गुलमोहर या गुल अब्बास के लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधे के बीच क्रॉस करवाएंगे, तो मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी का सारा फूल क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या सारा का सारा सफेद ही हो जाता? यानी एक लक्षण ही कोई दिखाई पड़ता। मेंडल के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेंडल का जो आप प्रभाविता का नियम पढ़े हैं उस नियम के अनुसार अगर हम गुलमोहर के लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधे के बीच क्रॉस करेंगे तो पहली पीढ़ी में कोई एक ही लक्षण प्रभावी होनी चाहिए, या तो सारा लाल हो जाता है या सारा सफेद ही हो जाता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जब गुलमोहर के लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले के पौधे के बीच क्रॉस किया जाता है, पहली पीढ़ी में ना तो फूल लाल होता है ना ही सफेद होता है, सारा का सारा फूल गुलाबी हो जाता है। लीजिए मेंडल फॉलो कर गए। अब गुलाबी क्यों हो गए हैं? तो जब लाल रंग सफेद पर अपूर्ण रूप से प्रभाव दर्शाएगा तब वो क्या होगा? गुलाबी। गुलाबी जो है यानी कि पिंक कलर जो है वो कलर कैसे बनता है? जब सफेद में हल्का सा क्या मिलाते हैं? लाल, तो रिजल्ट निकल कर क्या आता है? यानी कि गुलमोहर के इस पौधे के बीच जो क्रॉस हुआ है उसमें लाल रंग सफेद पर पूरी तरह से प्रभावी ना होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी हुआ है, इसीलिए फूल पहली पीढ़ी का एक भी पूरी तरह से लाल ना होकर क्या हो गया है? गुलाबी। तो जब 2 लक्षणों के बीच क्रॉस होने पर एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता गुल अब्बास या गुलमोहर या मिराबिलिस जलापा के पौधे दर्शाते हैं, और यह मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? पर ये तो अपूर्ण प्रभाविता को किधर भाग रहे जी? देखिए लगता है लक्षण प्रभावी हो गया है उसका। मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद है सप्रभाविता। मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद है सप्रभाविता। ठीक है? यानी को डोमिनेंस। और इसका प्रदर्शन कौन करते हैं? मवेशी। इसका प्रदर्शन कौन करते हैं? जिस तरह अपूर्ण प्रभाविता को गुलमोहर या गुल अब्बास या फिर मिराबिलिस जलापा का पौधा प्रदर्शित कर रहा था, ठीक उसी तरह सप्रभाविता का प्रदर्शन कौन करता है? मवेशी करता है। ध्यान दीजिए, सप्रभाविता क्या है? तो सप्रभाविता भी मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। सप्रभाविता भी मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, जिसका प्रदर्शन हर जगह नहीं होता है, केवल कौन होता है? मवेशी में होता है। कैसे होता है इसको आप समझिए। आप जब हम लाल रंग वाले मवेशी, ठीक है, लाल रंग के मवेशी का क्रॉस किनके बीच करते? सफेद रंग के मवेशी के बीच। ठीक है? लाल रंग के मवेशी का क्रॉस सफेद रंग के मवेशी के बीच करा दे, अर्थात लाल रंग का मेल हो और सफेद रंग का क्या हो? फीमेल हो, और इनके बीच क्रॉस हो,
तो F1 पीडी में मेंडल के अनुसार एक ही रंग वाले कोई मवेशी उत्पन्न होनी चाहिए, एक ही प्रभावी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है यहां पर, जब लाल रंग के मवेशी का क्रॉस सफेद रंग के मवेशी के साथ किया जाता है तो पहली पीढ़ी में ना तो मवेशी सारा का सारा लाल होता है और न ही सफेद होता है, बल्कि पहली पीढ़ी में सारे के सारे मवेशी क्या हो जाते हैं, चितकबरे रंग के हो जाते हैं। सारे के सारे मवेशी क्या हो जाते हैं, चितकबरा का मतलब समझ लेना, पूरा शरीर लाल उस पर उजले उजले धब्बे, या पूरा शरीर सफेद उस पर लाल लाल, इसको हम क्या कहते हैं, चितकबरा। तो यहां पर भी प्रभाविता के नियम का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि जब लाल रंग के मवेशी, लाल रंग के त्वचा वाले मवेशी और सफेद रंग के त्वचा वाले मवेशी के बीच जब क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी का सारा मवेशी चितकबरे रंग के त्वचा वाले हो गए। और चितकबरा रंग में पूरी तरह से कौन रंग है, सॉरी पूरी तरह चितकबरा रंग में सफेद भी है, और अर्थात पहली पीढ़ी में लाल रंग भी हुआ है और सफेद रंग भी हुआ है, मतलब एक लक्षण प्रभावी ना होकर दोनों ही लक्षण क्या हो जाए। तो जब पहली पीढ़ी में जब दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में कोई एक लक्षण नहीं बल्कि दोनों ही लक्षण दिखाई पड़ने लगे तो इसी घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रभाविता। दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में अगर दोनों ही लक्षण दिखाई देने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था, लेकिन स्वप्रभाविता में क्या है कि पहली पीढ़ी में दोनों ही प्रभावी हो गया, यानी पहली पीढ़ी में आपको लाल और सफेद स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह मेंडल के नियम के जो दो अपवाद हैं, एक अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा स्वप्रभाविता, ये दोनों ही अपवाद मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद है। किसके नियम के, और दोनों में अंतर आप समझे कि नहीं समझे, वर्ड काफी मिला जुला सा लगता है, अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में पहली पीढ़ी में एक लक्षण अपूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ था, जबकि स्वप्रभाविता में दोनों लक्षण एक साथ प्रभावी हो गए हैं, स्वप्रभाविता में दोनों लक्षण एक साथ प्रभावी हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो मेंडल के नियमों के दो अपवाद को आप समझ लिए, पढ़िए एक बार स्वप्रभाविता को, फिर हम तीसरा है मल्टीपल एलिज्म बहु विकल्पता मल्टीपल एलिज्म। कहिए दोनों अपवाद को समझ गए, अपूर्ण प्रभाविता स्वप्रभाविता समझ गए दोस्तों। अब आइए इसको समझते हैं बहुविकल्पता को। बहुविकल्पता क्या है, निश्चित तौर पर मेंडल के नियमों का अपवाद है, लेकिन यह मेंडल के इकाई लक्षणों की वंशागति पढ़े थे ना, उस नियम का अपवाद है। अभी तक जो आप दो पढ़े हैं अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता, वो मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है, लेकिन ये जो है बहुविकल्पता, ये इकाई लक्षणों की वंशागति का अपवाद है। अब बहुविकल्पता क्या कहता है, मेंडल का कहना था कि एक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन जिम्मेदार होते हैं, एक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए बहुत कीड़ा उड़ रहा है, एक मेंडल का कहना था इकाई लक्षणों की वंशागति वाला नियम आप पढ़े होंगे दूसरा लाइन को, तो उस दूसरा लाइन में स्पष्ट है कि एक लक्षण के लिए जीन की एक जोड़ी जिम्मेदार होते हैं, यानी लंबा के लिए जीन का एक जोड़ी बराटी जिम्मेदार है। हालांकि मेंडल ने इसे कारक कहा था, फैक्टर कहा था, जीन नहीं कहा था, लेकिन आगे चलकर जोहानसन ने मेंडल के कारक शब्द को जीन नाम दे दिया, तो अब जीन भी हम कह सकते हैं। तो लंबा के लिए बराटी यानी एक जोड़ा जीन जिम्मेदार है। उसी तरह बौना के लिए छोटा टी यानी एक जोड़ा जीन जिम्मेदार है। उसी तरह पीले रंग के लिए बड़ा यानी एक जोड़ी जीन जिम्मेदार है। उसी तरह गोलाकार के लिए दो जीन बड़ा यानी कि हर एक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन जिम्मेदार होते हैं। और जोड़े में रहने वाले जीन को एक दूसरे का एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। यानी कि लंबा लक्षण के लिए दो फैक्टर मेंडल के अनुसार, जिसको जोहानसन ने क्या नाम दे दिया, जीन दे दिया, तो हम जीन ही कहते हैं, ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लंबा के लिए बराटी जिम्मेदार है, और जोड़े में रहने वाले जीन को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, एलील है। यानी बराटी का एलील ये है और इसका एलील ये है, इसका एलील ये है, इसका एलील ये है। तो मेंडल ने अपने नियम में तो कह दिया कि किसी एक लक्षण के लिए जीनों की एक जोड़ी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने कई ऐसे सजीवों के लक्षण का पता लगा लिया है जिसके लिए एक से अधिक जोड़ी जीन जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों ने वर्तमान समय में सजीव के कई ऐसे लक्षणों की खोज किया है जिसके लिए एक जोड़ी नहीं बल्कि एक से अधिक जोड़ी जीन क्या है, जिम्मेदार है। और कहीं और नहीं, मानव का ही ब्लड ग्रुप को देख लीजिए, मानव का ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। मानव के ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार रहता है, जिसको IA, IB और I0 नाम दिया गया है। जबकि मेंडल के अनुसार होनी चाहिए कितना, 2 होनी चाहिए, लेकिन है कितना। ऐसी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति जब एक लक्षण के लिए एक से अधिक जोड़ी जीन जिम्मेदार हो, तब उसी स्थिति को क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता उस स्थिति को कहा जाता है, मल्टीपल एलिज्म उस स्थिति को कहा जाता है जब एक लक्षण के लिए जीन की एक जोड़ी से अधिक जोड़ी जीन जिम्मेदार है। मानव के ब्लड ग्रुप बहुविकल्पता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जहां मानव के ब्लड ग्रुप निर्धारण के लिए एक जोड़ी जीन नहीं बल्कि 1.5 जोड़ी अर्थात 3 जीन जिम्मेदार है। खरगोश के त्वचा का रंग क्या होगा, इसके लिए 4 जोड़ी से भी अधिक जीन जिम्मेदार होते हैं। ड्रोसोफिला नाम का एक कीट है जिसके निर्धारण के लिए उसमें 15 एलील यानी 7.5 जोड़ा जीन जिम्मेदार होते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। बहुविकल्पता को समझे, मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन या एक एलील जिम्मेदार होते हैं। जोड़े में रहने वाले जीन को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। तो मेंडल के अनुसार एक लक्षण के लिए जीनों की एक जोड़ी अथवा एक एलील जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब एक लक्षण के लिए एक जोड़ी से अधिक जीन अथवा एक एलील से अधिक एलील जिम्मेदार हो, तब उसी स्थिति को क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। और बहुविकल्पता मेंडल के इकाई लक्षणों की जो वंशागति है, जिसमें मेंडल ये बता रहे हैं कि एक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन अथवा एक एलील ही जिम्मेदार होगा, इसी का अपवाद है। क्लियर हो गया, समझ गए। अपूर्ण प्रभाविता समझे, स्वप्रभाविता समझे, मल्टीपल एलिज्म समझे, कोई दिक्कत है दोस्तों। चौथा अपवाद है लिंकेज। लिंकेज, संलग्नता। संलग्नता मेंडल के
मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम की अपवाद है। स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम समझे थे ना कि प्रभावी और प्रभावी के साथ भी जा सकता है और प्रभावी प्रभावी इसके साथ भी जा सकता है। और स्वतंत्र अपव्यवहार का जो नियम है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर नहीं बल्कि डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो ये जो आप देख रहे हैं संलग्नता, ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का एक अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। उसके बाद बहुविकल्पता इकाई लक्षणों के वंशागति का अपवाद है, जबकि संलग्नता एक मेंडल के नियम का अपवाद है और यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवहार के नियम का अपवाद है। अब संलग्नता क्या है दोस्तों? संलग्नता क्या है इसको समझिए। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तहत लंबा और बोनो के बीच क्रॉस होते हुए देखा था कि नहीं? तो जब क्रॉस हो रहा था तो क्रॉस होते समय जब कोशिका विभाजन होता है तो जोड़े वाला जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और कोशिका विभाजन के समय ये जोड़े वाले जीन एक दूसरे से अलग होकर एक नया कॉम्बिनेशन आपस में बनाते हैं। अर्थात जो जोड़ा पहले है उसका जीन अलग अलग होकर फिर नए प्रकार के जीन के साथ मिलकर जोड़ा बनाते हैं। अर्थात लक्षण के लिए जिम्मेदार एक जोड़ी जीन क्रॉस होते समय या फिर कोशिका विभाजन होते समय एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग होकर दूसरे प्रकार के जीनों से मिलकर के फिर एक नए प्रकार की जोड़ी का निर्माण करते हैं। जिस तरह लंबा और बोना के बीच क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी का जीनोटाइप बड़ा टी छोटा टी निकला। ऐसा इसलिए हुआ कि बड़ा टी का एक टी अलग हुआ, छोटा टी का एक टी अलग हुआ और एक तरह से नए कॉम्बिनेशन वाले जीन अथवा एलील का निर्माण हुआ। तो मेंडल का यही कहना था कि जब भी कोशिका विभाजन होता है या नए प्रकार के जीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो जोड़े में रहने वाले जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन वैसी स्थिति जब कोशिका विभाजन के समय जोड़े में रहने वाले जीन एक दूसरे से अलग ना हो बल्कि उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए, बल्कि उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए, बल्कि उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए, तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। लिंकेज वह स्थिति है जब जोड़े में रहने वाले जीन कोशिका विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं, जोड़े से नए कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, बल्कि जिस रूप में है उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। यानी कोशिका विभाजन के समय एक प्रकार के एलील अर्थात एक जोड़े जीन का एक दूसरे से अलग नहीं होना वाली स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? संलग्नता। और ऐसा होता है मकई के पौधा में देखा गया है। ऐसा हीमोफोलिया की स्थिति में होता है। क्या होता है? हीमोफोलिया की स्थिति में। और इस संलग्नता का खोज सबसे पहले मॉर्गन ने किया था और मॉर्गन के बाद जॉन हसिंचन ने किया था। संलग्नता की स्थिति क्या है आप समझे ना? जोड़े में रहने वाले जीन का अलग नहीं होना बल्कि उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहना ही क्या कहलाता है? इसकी खोज सबसे पहले मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला नामक कीट पर प्रयोग करके। आगे चलकर जॉन हसिंचन ने भी संलग्नता की खोज की थी मकई के पौधे पर प्रयोग करके। क्लियर हो गया? तो मेंडल के नियम के कितने अपवाद? मेंडल के नियम के कितने अपवाद? 4 अपवाद। कोई दिक्कत है? कौन कौन अपवाद है? अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुविकल्पता और संलग्नता। अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुविकल्पता और संलग्नता। तो मेंडल के नियम के कितने अपवाद है? 4 अपवाद है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए अब समझते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की घटना। अच्छा पीडीएफ पहले डाल देंगे, ऑनलाइन पढ़ाई का एक टेंशन है पीडीएफ। ठीक है, क्या होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म? है नहीं पता है? सच में नहीं पता है? याद कर लीजिएगा, इतनी बार इस्तेमाल। किसी को पता है? हाँ, किसी को पता नहीं है? चलिए हमको भी पता नहीं, हम तो सोच रहे थे हम ही ठोक पता। अब बात को समझे ना, क्रॉसिंग ओवर को समझते हैं। क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले आपको डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम को समझना पड़ेगा। डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम, और ये फर्स्ट क्लास में हम डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम की चर्चा की थी। पता है ना आपको? मानव के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 अथवा 23 जोड़ा होता है। मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46 अथवा 23 जोड़ा होता है। लेकिन मानव के जो 2 कोशिका है, एक ओवा और दूसरा एस्पर्म कोशिका, इसमें 23 जोड़ी ना होकर केवल कितने क्रोमोसोम होते हैं? केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं। मानव के सभी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 और अथवा 23 जोड़े होते हैं। हालांकि क्रोमोसोम की संख्या को जोड़ा में ही बताना ठीक रहता है क्योंकि क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं। ठीक उसी तरह जीन भी जोड़े में रहते हैं। ठीक उसी तरह ओवा सेल में भी क्रोमोसोम केवल कितने होते हैं? 23 होते हैं। जब क्रोमोसोम जोड़े में नहीं बल्कि अकेले अकेले हो तो ऐसे ही क्रोमोसोम को हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहा जाता है। अर्थात मानव के सभी कोशिकाओं में जोड़े वाला क्रोमोसोम अर्थात डिप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जनन कोशिका में रिप्रोडक्टिव सेल ओवा और स्पर्म में जोड़े में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं बल्कि आधे गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। 46 न रहकर क्या होते हैं? 23। और आप जानते हैं कैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मानव के जब निर्माण प्रक्रिया होती है तो पहले फर्टिलाइजेशन का होता है और फर्टिलाइजेशन में ओवा स्पर्म से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो ओवा स्पर्म से मिलते ही 23 से मिलकर कितना हो जाते हैं? 23 जोड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आधा आधा गुणसूत्र क्यों है आपको पता है ना? और आधा आधा गुणसूत्र आने के कारण ओवा और स्पर्म के क्रोमोसोम आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। जब यह प्रक्रिया होती है तो ओवा के क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीन उठ करके स्पर्म के क्रोमोसोम के जीन पर आ जाते हैं। समझे कि नहीं? जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है अर्थात जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो मिलने के दरमियान यह होता है कि ओवा के क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीन स्पर्म के क्रोमोसोम पर आ जाते हैं और स्पर्म पर स्थित कुछ जीन ओवा के क्रोमोसोम पर आ जाते हैं। जीनों के इस बदलाव को ही क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर लैंगिक जनन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाली बात है दोस्तों। जब जीन अपना स्थान अदला बदली करते हैं ना तो गुणों का भी नए और अच्छे प्रकार के गुणों का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता? फिर ऐसा होता कि मान लीजिए कि बेटी में केवल मां वाला ही गुण रहता और बेटा में केवल बाप वाला ही गुण रहता। लेकिन जीनों की अदला बदली के लिए अदला बदली होने के कारण ये होता है कि कभी कभी देखेगा बेटी पर बाप वाला लक्षण आ गया है, बेटा पर मां वाला लक्षण आ गया। कैसे आ गया है? तो यही जीनों के अदला बदली होने के कारण। तो जीनों की जो अदला बदली होते हैं इनमें गुण एक गुण उठ करके इधर भाग रहा है, इसका गुण उठ करके उधर भाग रहा है। भागने के क्रम में क्या होते हैं? नए प्रकार के गुण पैदा कर देते हैं। इसलिए माता पिता के हर संतान के सभी गुण एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसी कारण नहीं होते। ये जीन के अदला बदली कारण जीन जब अपना स्थान अदला बदल करते हैं तो तब इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो क्रॉसिंग ओवर उस स्थिति को कहते हैं जब एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन का कुछ समूह अपने समजात वाले क्रोमोसोम पर उठकर चले जाते हैं और समजात वाले दूसरे क्रोमोसोम के जीन उठ करके पहले का स्थान ले लेते हैं। क्लियर हो गया? क्रॉसिंग ओवर समझे, क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी है, नहीं तो नया नया गुण आएगा ही नहीं। संतानों पर माता और पिता दोनों के लक्षण प्रभावी हो रहे हैं, वो इसलिए कि ओवा और स्पर्म मिल रहे हैं, नए नए प्रकार के गुण पैदा हो रहे हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं। क्लियर हुआ? बात समझ गए? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया केवल मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज 1 के पैकाइटिन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? चलिए दोस्तों पढ़िए तो एक बार क्रॉसिंग ओवर को, तब हम आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बॉडी पर। चलिए, एक ऑनलाइन लड़का बोल दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब उतना कोई बात नहीं, ध्यान लगा के सुनिए, गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ऑनलाइन वाले सब बहुत तेज है लेकिन ना। छठ के बाद क्लास जेनेटिक्स से चालू हुआ था क्या? यस यस। 5 से 7 वाला क्लास नहीं हुआ क्या? नहीं, आज कोई क्लास नहीं, सिर्फ आप ही का क्लास हो रहा है। सुबह अल्लाह कर दिया कि कोचिंग में समारोह है, हम के लिए समारोह होगा, वीरवार को हम क्या करेंगे जाके, पर्यावरण करेगा। हम आराम से सो रहे थे, समारोह होता है कोई देखते कितना वीरवार हो जाता है, तो समारोह से हम एकदम अलग रहते हैं। अब बाद में 4 बजे जब हम दिन में सो के उठे, समारोह है ही ना है। 7 बजे क्लियर हुआ कि कुछ नहीं है, तब करिए 7:30 बजे वाला क्लास ले ही ले। क्लियर हो गया? कुछ तो कर देते। लिट्टी समोसा का तो पैकेट देख रहे थे, फेंकल था जी। आइए दोस्तों, सेक्स डिटरमिनेशन को पढ़ते हैं, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। होने वाला संतान मेल होगा या फीमेल, यह कैसे तय होता है? तो होने वाला संतान मेल होगा या फीमेल होगा, निश्चित तौर पर यह क्रोमोसोम से ही तय होता है। और मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। मानव में क्या होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। और 23 जोड़ा क्रोमोसोम में, ध्यान दीजिएगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम में 22 जोड़ा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम में पहला जोड़ा से लेकर के 22वां जोड़ा, 22 जोड़ा क्रोमोसोम, 22 जोड़ा क्रोमोसोम बिल्कुल एक समान होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मानव के कोशिका में क्रोमोसोम कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। अब इस 23 जोड़ा क्रोमोसोम में पहला जोड़ा से लेकर के 22वां जोड़ा तक का जो क्रोमोसोम है, यह बिल्कुल एक समान होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। यानी ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ा अथवा 44 है। ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 22 जोड़ा या फिर 44। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहले पूछेगा कि द्विगुणित ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22। यानी जब द्विगुणित करके पूछ रहा है तो आपसे जोड़ा पूछ रहा है। अगुणित ऑटोसोम की संख्या कितनी है, तो 22 दूनी 44। अगुणित पूछे तो एक एक करके बताइए, दुगुणित पूछे तो जोड़ा की संख्या बताइए। द्विगुणित का मतलब डिप्लॉइड, अगुणित का मतलब हैप्लॉइड। तो मानव के कोशिका के जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, वह उनमें से 22 जोड़ा क्रोमोसोम बिल्कुल एक समान होते हैं, और इस एक समान 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। अब 23 जोड़ा क्रोमोसोम जो है, सॉरी 23 नहीं, 23वां जोड़ा क्रोमोसोम, ठीक है, 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो है, इसी 23वां जोड़ा क्रोमोसोम से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 22 जोड़ा को ऑटोसोम और 23वां जोड़ा को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? यानी 23वां जोड़ा में जो दो जीन है, दो क्रोमोसोम है, वो दोनों एक समान नहीं है, अलग अलग है। सेक्स क्रोमोसोम यानी 23वां जोड़ा में एक क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा वाई। एक्स की खोज सबसे पहले हेनकिंग और उसके बाद मैकलंग ने किया था, जबकि वाई क्रोमोसोम का खोज मॉर्गन के द्वारा किया गया था। मॉर्गन संलग्नता की खोज की थी। मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर को भी पहली बार, क्रॉसिंग ओवर शब्द का भी उपयोग मॉर्गन और कैलस ने भी किया था। और सेक्स क्रोमोसोम में जो दो होते हैं एक्स और वाई, उसमें वाई का खोज भी किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। तो मॉर्गन का नाम अब तक 3 बार आ चुका है, लिंकेज यानी संलग्नता के लिए, दूसरा क्रॉसिंग ओवर के नामकरण के लिए, और लिंग गुणसूत्र वाई की खोज के लिए। एक्स का खोज हेनकिंग ने किया था और उसके बाद मैकलंग ने किया था। वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की? क्लियर हो गया? और अगर इन दोनों को देखिए तो ये दोनों 23वां जोड़ा में एक्स, एक एक्स रहता है, दूसरा यानी एक्स और वाई क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। अर्थात यही दो क्रोमोसोम मानव में लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात लड़का होगा या लड़की, इसी एक्स और वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, जो कितना जोड़ा में होते हैं? 23वां जोड़ा। एक्स बहुत बड़ा होता है, वाई एक्स की तुलना में छोटा होता है। अब ध्यान दीजिए कि मेल की जो स्थिति है, मेल में और फीमेल में दोनों में ऑटोसोम क्या होता है? समान होता है। ऑटोसोम क्या होता है? 44 का मतलब समझिए ना, ऑटोसोम। और मेल का जो 23वां जोड़ा होता है, उसमें एक एक्स रहता है, दूसरा वाई रहता है। अब फीमेल का जो 23वां जोड़ा होता है, उसमें एक्स। तो मेल के जेनेटिक स्ट्रक्चर को क्या लिखते हैं? 44A प्लस XY, और फीमेल के जेनेटिक स्ट्रक्चर को 44A प्लस XX। यानी कि मेल के 23वां जोड़ा में X भी रहते हैं, और जबकि फीमेल के 23वां जोड़ा में Y नहीं रहते हैं, केवल और केवल X रहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेल में क्रोमोसोम की संख्या समझ गए? मेल में क्रोमोसोम की संख्या समझ गए, 44A प्लस XY, और फीमेल में 44A प्लस XX। अब दोस्तों मेल में जो स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्म में गुणसूत्र आधे न रहेगा। मेल में गुणसूत्र क्या रहेगा? आधा करिएगा तो 22A प्लस एक्स तथा 22A प्लस वाई। क्योंकि मेल में एक्स भी है, और तो मेल में जो स्पर्म बनता है, तो एक ऐसा स्पर्म बनता है जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर 22A प्लस एक्स है, और दूसरे जो स्पर्म बन सकता है वह 22A प्लस वाई। अर्थात मेल में जितने भी स्पर्म कोशिकाएं का निर्माण होता है, उसमें आधे का जेनेटिक स्ट्रक्चर 22A प्लस एक्स होता है और आधे का 22A प्लस वाई होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल का जेनेटिक स्ट्रक्चर 44A प्लस एक्स वाई होता है। तो जितने भी स्पर्म बना, उसमें आधे स्पर्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है और आधे स्पर्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है।
लेकिन फीमेल में जो भी ओवा का निर्माण होता है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही तरह का होता है, 22A प्लस एक्स। यहां 22A प्लस वाई बन सकता है। तो स्थिति आप देखें कि नहीं। स्पर्म कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। स्पर्म कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। और ओवा कितने प्रकार के हैं? एक ही प्रकार के। स्पर्म 2 प्रकार के, ओवा एक ही प्रकार के। तो अगर ये वाला स्पर्म मिल गया दोस्तों तो 22 दूनी 44 ए प्लस एक्स एक्स, यानी पैदा होगा क्या? फीमेल। लेकिन अगर ये वाला स्पर्म ओवा से मिल गया, ये वाला स्पर्म ओवा से मिल गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 44A प्लस एक्स वाई, यानी क्या होगा? मेल होगा। यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा ये डिपेंड कर रहा है मेल के स्पर्म पर। इनमें महिला के ओवा का कोई योगदान नहीं है। अर्थात मेल के स्पर्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही निर्धारित करता है कि होने वाले बच्चे मेल होंगे या फीमेल होंगे, मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें फीमेल बॉडी का कोई भी योगदान नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही जेनेटिक स्ट्रक्चर का ओवा रहता है। तो क्लियर हो गया। यानी कि संतानों का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है, इसमें माता के गुणसूत्रों का कोई योगदान। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मेल होगा या फीमेल ये किसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसमें क्या महिलाओं का भी कोई योगदान है? कोई योगदान नहीं है। योगदान तो उस नजरिए से है ही नहीं। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में कोई है? शिशु का पालन पोषण निश्चित तौर पर ही फीमेल बॉडी में ही होगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बात हो रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल का कोई भी योगदान। समाज में बुराई फैला हुआ है कि ना है? स्थिति की गड़बड़ है मेल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा कि होने वाले संतान लड़का होगा या लड़की, इसकी संभावना 50-50 होती है, क्योंकि आधे स्पर्म 22A प्लस एक्स के होते हैं और आधे स्पर्म 22A प्लस वाई के होते हैं। यानी उत्पन्न होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी संभावना 50-50 रहती है दोस्तों, क्योंकि स्पर्म दोनों तरह का बिल्कुल आधे आधे रहते हैं। अर्थात फर्टिलाइजेशन के क्रम में फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म पहुंचते हैं, आधे ये और आधे ये। और ओवा को पता ही है कि ओवा करोड़ों स्पर्म में केवल उसी को चुनता है जो बिल्कुल स्वस्थ होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो लिंग निर्धारण हो गया। और लिंग निर्धारण की इस प्रक्रिया को हेटेरोगेमेसिस कहा जाता है। और लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हेटेरोगेमेसिस कहा जाता है। और लिंग निर्धारण की इस प्रक्रिया में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का पूर्ण पालन होता है। आपसे पूछेगा कि क्या मेंडल के नियमों को खत्म कर देते हैं चैप्टर को? तो रहा है बहुत, हर बार खत्म कर देंगे, फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। बस 5-10 मिनट और लेंगे, कुछ नहीं बात उसको खींच देंगे। बैठिए ना आप। अरे नहीं, एक क्लास ध्यान दीजिए। लिंग निर्धारण, क्या मानव के लिंग निर्धारण में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का पालन होता है? बिल्कुल होता है। और लिंग निर्धारण की इस प्रक्रिया को, अर्थात मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हेटेरोगेमेसिस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आइए थोड़ा सा अब पढ़ते हैं म्यूटेशन के बारे में। क्या उत्परिवर्तन, समझ लीजिए, समाप्त करते हैं। उत्परिवर्तन बोले तो 10 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। उत्परिवर्तन, इससे पहले वेरिएशन को हम समझे थे, विभिन्नताओं को। विभिन्नताएं समझे थे ना कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्य या फिर एक ही माता पिता के सभी संतानों के सारे गुण एक समान, उनमें जो अंतर पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। उत्परिवर्तन का संबंध वेरिएशन से ही है। और यह उत्परिवर्तन क्या है? तो जब किसी पीढ़ी में अचानक बहुत बड़ा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाए तो उसी बहुत बड़ा वेरिएशन को ही वेरिएशन ना कहकर क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी पीढ़ी में, चाहे वो पौधा हो या फिर जंतु हो, सजीवों के किसी पीढ़ी में अगर अचानक एक बहुत बड़ा विभिन्नताएं उत्पन्न हो गया तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कि अगर माता पिता सामान्य लंबाई के थे और उसके कोई एक संतान बिल्कुल बौने हो गए, तो इस घटना को आप क्या कहिएगा? उत्परिवर्तन। माता पिता गोरे गोरे थे, संतान एकदम ब्लैक निकल गया, समझ, यहां से समझने वाली बात है, तो इस घटना को क्या कहिएगा? ऐसा होता नहीं, हमेशा नहीं होता है, कभी किसी एक पीढ़ी में हो सकता है। तो किसी भी एक पीढ़ी में अचानक जब बहुत बड़ी विविधताएं उत्पन्न होती है तब उसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है, जिसका खोज हुगो डिब्रीज ने किया था। उत्परिवर्तन का खोज किसने किया था? हुगो डिब्रीज ने किया था। उत्परिवर्तन का खोज किसने किया था? और इन्होंने जिस पौधे पर प्रयोग करके उत्परिवर्तन खोज किया था, इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज, ये गुलाब का ही पौधा है, लेकिन गुलाब का यह पौधा केवल शाम में ही खिलता है, इसीलिए इसका नाम इवनिंग प्राइम रोज है। वैज्ञानिक नाम भी दिया होगा शायद, क्या हुआ है? यही नाम है। अच्छा, यही नाम है। तो म्यूटेशन क्या समझ गए ना? किसी एक पीढ़ी में उत्पन्न बहुत बड़ा विभिन्नता को ही क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। उत्परिवर्तन का खोज हुगो डिब्रीज ने किया है, और हुगो डिब्रीज से हम शुरुआत में ही परिचित हो गए थे। मेंडल के कामों को मान्यता दिलाने में एक नाम इनका भी आता है जी। 34 वर्षों बाद हुगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और इरिक वॉन शेरमार्क ने मेंडल के नियमों को विज्ञान के क्षेत्र में मान्यता स्थापित की थी। तो हुगो डिब्रीज हम परिचित है, और हुगो डिब्रीज ने इवनिंग प्राइम रोज के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके अपना यह उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अब उत्परिवर्तन जो है वो कहीं भी, उत्परिवर्तन कायिक कोशिका में भी उत्पन्न हो सकते हैं और आनुवंशिक कोशिका में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जो कायिक और आनुवंशिक समझ लेना, कायिक आनुवंशिक समझ लेना। कायिक मतलब होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। तो कुछ उत्परिवर्तन सोमैटिक होते हैं, कायिक होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पहुंचते हैं, और कुछ उत्परिवर्तन क्या हो जाते हैं? आनुवंशिक होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच जाते हैं। क्लियर बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो यानी कैसा उत्परिवर्तन? सूक्ष्म उत्परिवर्तन, और दूसरा मैक्रो यानी क्या? बृहद उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के? सूक्ष्म और। उत्परिवर्तन की घटना का कारण जब डीएनए में परिवर्तन हो तो तब उस उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं?
मानव में गुणसूत्र जो डीएनए से बना होता है, डीएनए में कोई परिवर्तन हो जाए, डीएनए में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले डीएनए में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? और जब क्रोमोजोम की संख्या या फिर संरचना में बदलाव के कारण उत्परिवर्तन होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए में हेरफेर के कारण उत्पन्न हुए उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? और क्रोमोजोम की संख्या और संरचना में। अब उत्परिवर्तन फेनोटाइप भी हो सकता है और जेनोटाइप। ये जो सूक्ष्म उत्परिवर्तन होते हैं ये जेनोटाइप होते हैं, अर्थात बाहर से दिखाई, जबकि जो बृहद उत्परिवर्तन होते हैं ये फेनोटाइप होते हैं, अर्थात बाहर से दिखाई पड़ते हैं। समझे की बात को? सूक्ष्म उत्परिवर्तन जो डीएनए के संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है ये जीनोटाइप होते हैं, और क्रोमोसोम के संख्या और संरचना में बदलाव के कारण जो उत्परिवर्तन होते हैं, बृहद उत्परिवर्तन, यह आपको फेनोटाइप होते हैं, यानी बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 9 बज गया तो नहीं पढ़िएगा, मुंह ऐसे बना रही परवेन करेंगे गुनगुना। क्लियर हो गया? उत्परिवर्तन समझ गए? जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ के आइएगा, अगला क्लास में सीधे प्रश्न करेंगे, कुछ है नहीं उस पर आधारित प्रश्न है। जैसे हीमोफिलिया क्या है, तो हीमोफिलिया का प्रश्न जब आएगा डिस्कस कर देंगे। फिनाइल कीटोनुरिया क्या है, तो उस पर जो प्रश्न आएगा कर देंगे, तो प्रश्न भी डिस्कस करने के लिए बहुत है। मिलिए आप लोग निकलेंगे पहले, ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में। और अगले क्लास में जेनेटिक डिसऑर्डर और प्रश्नों पर होगी बात। रोटी बेले का है सर, अब बस करें। गांव घर में उत्परिवर्तन वाला केस गलत नजरिए से देखते हैं गुरुजी। बिल्कुल गांव घर में बहुत कुछ गलत है, हम लोग शिक्षित है तो इसको सही करने की जिम्मेदारी हम लोग जैसे पढ़े लोगों का है, तो इसमें योगदान दीजिए और गांव के माहौल को बदलिए। केडी यादव, लक्ष्मी चौधरी, सुमन कुमार, राजन कुमार, लक्ष्मी चौधरी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ललन कुमार, राहुल कुमार, बख्तियारपुर, कीर्ति सिंह, मिलते हैं सबसे।